है नाजिम, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। चलिए हम लोग आज अपने लास्ट टॉपिक की तरफ, लास्ट क्लास और लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्लास और लास्ट टॉपिक हम लोगों का क्या होगा? रंग भेद की नीति। कितना मतलब अच्छा टॉपिक नहीं, ये नहीं कहेंगे लेकिन हम कहते नहीं है। रंग भेद की नीति, रंग भेद की नीति, या एक अच्छा टॉपिक हम लोग आज लेते हैं दक्षिण अफ्रीका रंग भेद से प्रजातंत्र तक। आज का हमारा टॉपिक होगा बच्चों दक्षिण अफ्रीका रंग भेद से प्रजातंत्र तक। ठीक है, हम लोग अपनी चीजें शुरुआत करें। कुछ चीजें हम लोग समझेंगे कि मामला क्या है, दक्षिण अफ्रीका का मैटर क्या था। कई क्षेत्र का नाम आप सुनेंगे, कई वर्ग का नाम आप सुनेंगे, कई चीजें आप सुनेंगे, लेकिन उसके पहले हम दक्षिण अफ्रीका क्लियर करें और रंग भेद से प्रजातंत्र तक क्लियर करें। उसके पहले हम आपको एक मैप दिखाते हैं। हम बात यहां साउथ अफ्रीका की कर रहे हैं, आप लोग साउथ अफ्रीका देख रहे हैं। तो दक्षिण अफ्रीका में एक रंग भेद की नीति चली थी। इनमें नस्लवादी भावना थी, काले और गोरे का भेद है। नहीं, वो काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल पे हमारा नाता है, तो ये तो भारतीयों की पहचान थी। बट वहां पे काले और गोरों के बीच में भेद किया गया। लेकिन बच्चों ये भेद किया गया और साउथ अफ्रीका की रंग भेद की नीति आफ्टर 1989 या कह सकते हैं 1994 में, जब वहां पे एनसीसी की सरकार बन रही है और नेल्सन मंडेला वहां के राष्ट्रपति बन रहे हैं। ठीक है, तो नेल्सन मंडेला के राष्ट्रपति बनने तक अफ्रीका के रंग भेद से प्रजातंत्र तक की यात्रा का जो दौर था, वह आपकी आंखों को खोलने वाला होगा। वो आपको दिखाएगा कि भाई जो गोरे लोग, जो व्हाइट मैन बर्डन की बात करते थे, उन लोगों की का कृत्य कैसा था, उन लोगों ने की जो अपार्थाइड जो नीति थी, अपार्थाइड की नीति कहती क्या थी, अपार्थाइड की नीति थी क्या। ठीक है, उन चीजों पे आप एक तरीके से आप रूबरू होंगे। तो अपार्थाइड या अलगाव की जो नीति थी, एक तरीके से काले और गोरों के बीच के एक विभेद करने की जो नीति थी, वो कितनी निशंस थी, कितनी, उन सब चीजों पे अभी हम इस पर प्रकाश डालेंगे। अभी एक बार हम कवर कर लें, उसके बाद आप लोग के जो क्वेश्चंस रहेंगे आप लोग उसके बाद पूछिएगा क्लास। ठीक है ना। निशंसता, निशंसता का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा विभत्स, जिसे कहते हैं निशंस हत्या किया, मतलब इतना ज्यादा जिसको ब्रूटल जिसे कहते हैं, तो निशंसता का मतलब ब्रूटल हो गया। तो उसमें आप कहेंगे तो निशंसता की सारी हदें पार कर दी थी। तो हम शुरुआत करें दक्षिण अफ्रीका के रंग भेद से प्रजातंत्र तक की यात्रा की। उसके पहले बच्चों आप लोग समझिए कि दक्षिण अफ्रीका के साथ क्या क्या घटनाएं घटित हुई, रंग भेद का अपने अस्तित्व में आना कैसे शुरू हुआ, और रंग भेद से फिर क्यों प्रजातंत्र तक की यात्रा आगे कैसे बढ़ी। इस यात्रा को हम आगे ले चलें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इनके यहां जो एक पॉपुलेशन का डिवीजन था, तो पॉपुलेशन का डिवीजन भी हम समझेंगे, क्योंकि 1994 तक आते आते पॉपुलेशन के डिवीजन में कहा यह जाता था कि लगभग अफ्रीका में 70% अश्वेत लोग, जिसे बंतू जनजाति के लोग जिसे कहते हैं, बंतू लोग रहते थे। 18% श्वेत पॉपुलेशन थी, और 18% श्वेत पॉपुलेशन में भी 60 जो है लगभग 60% डच थे और 40% ब्रिटिश थे। डच मतलब हालैंड वाले, आज का नीदरलैंड जिसे आप कहते हैं, तो डच, हालैंड, नीदरलैंड नाम आए तो एक ही नाम है बच्चों। और 40% जो है वो कौन थे? ब्रिटिश थे। 9% उसमें मिश्रित नस्ल के लोग थे, अलग अलग नस्लों के लोग जो थे, और उसमें 3% जो लोग थे वो एशियाई मूल के लोग अफ्रीका में रहते थे। वहां का अगर एक हम डिवीजन देखें बच्चों इसमें, तो जो बंतू लोग थे अफ्रीकी मूल के जो लोग थे, उनकी पॉपुलेशन लगभग वहां 70% थी। श्वेत मूल के जो थे, इनको बंतू भी कहते थे, ठीक है ना, बंतू लोग, बंतू जनजात वाला। लेकिन श्वेत मूल के लोगों में क्या था? श्वेत मूलों में लगभग इनकी पॉपुलेशन तो 18% थी, लेकिन 60 और 40 का रेशियो था। 18% में 60 डच थे, डच, और 40% जो आपके थे वो ब्रिटिश थे। 40% बच्चों ब्रिटिश थे। उसके अलावा मिश्रित नस्ल के लोग,
लगभग 9% थे और 3% जो एशियाई मूल के लोग थे, जिसमें आपके गांधी जी भी गए थे। ठीक है, गांधी जी भी गए थे उस 3% में। चलते हैं हम लोग आगे, पहले समझते हैं कि भाई ये रंग भेद की कहानी शुरू कहां से हुई। वहां पे एक श्वेत अल्पसंख्यक पॉपुलेशन थी। सब इधर ध्यान दीजिए, आप लोग लिखिएगा बाद में बच्चों। डच का मैटर था कि 1652 में, जैसे यहां पे 1600 ईस्वी में अंग्रेज का आना शुरू हुआ, फिर डच लोग जो थे, डच लोग 1652 में कहां पहुंचे? अफ्रीका में। अफ्रीका में पहुंचकर एक तरीके से वहां की कृषक जो एक बड़ी कृषक भूमि पे कृषि और इन चीजों की शुरुआत करना शुरू कर दिए। तो डच कृषक को वहां पे बोअर नाम से बुलाया जाता था बच्चों। बोअर नाम जो है वो डच कृषकों को दिया गया था। समझने का प्रयास करते चलिए आप लोग, बिल्कुल कहानी क्लियर, क्रिस्टल क्लियर तरीके से चलना है। डच कृषक को ही बोअर कहते थे वहां पे। तो जो बोअर पॉपुलेशन थी, ठीक है, ये अभी तक यहाँ इस नाम से अपनी कृषक और चीजों को आगे बढ़ा रहे थे। समय काल आता है 1795 का। एक स्थान है यहाँ पे बच्चों अफ्रीका में, केप ऑफ गुड होप, जिसे आप कहते हैं केप ऑफ गुड होप, जहां पे एक तरीके से सबसे पहले अंग्रेज जब भारत में पुर्तगीज आ रहे थे तो पुर्तगीज ने सबसे पहले पुर्तगीज जब आ रहे थे तो सबसे पहले केप तक पहुंचे थे, केप से वापस लौट गए थे। ठीक है, और बाद में उसको नाम उन्होंने केप ऑफ गुड होप कहा। एक आशा की किरण तो जरूर है, ठीक है ना, गुड होप। तो इसी केप पर अंग्रेजों ने 1795 पे अधिकार कर लिया। ठीक है, उसी केप पर समझते चलिएगा, केप पर 1795 में अंग्रेजों का अधिकार हुआ, ब्रिटिश शासन स्थापित हुआ। क्योंकि कंफ्यूजन यही होता है कि ब्रिटिश कहां पे आ गए, तो आप लोग एक बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करते चलिए बच्चों। अफ्रीका में ब्रिटिश के आने का जो दौर, केप पे ब्रिटिश आके वहां पे बसे और ब्रिटिश ने वहां पे अपना चीजों आगे बढ़ाना शुरू किया 1795 में, और धीरे धीरे ब्रिटिश शासन का प्रभुत्व वहां पे बढ़ता जा रहा था। समय काल आता है 1838 का। 1838 का समय काल आता है। जितना भी रीजन ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत आ रहा था, क्योंकि ब्रिटिश तो पहुंचे उपनिवेश बनाने के नजरिए से, क्योंकि ब्रिटिश वाणिज्यवाद के नजरिए से दुनिया को खोजने के लिए निकल रहे थे बच्चों। बताया था कि नहीं बताया था? अब जब वाणिज्यवाद के नजरिए से दुनिया को खोज रहे थे तो वो जाएंगे तो यहाँ पे आएंगे तो इसको उपनिवेश बनाने के क्रम में उपनिवेश तो बनाए, लेकिन वह दौर था दुनिया में उपनिवेश मुक्ति का दौर, दास मुक्ति का दौर। उपनिवेश नहीं, दास मुक्ति का दौर चल रहा था कि नहीं चल रहा था? 1861 में रसिया से दास मुक्त कर दिए गए थे कि नहीं? उसके पहले 1838 में जितने भी ब्रिटिश साम्राज्य थे वहां पे दासों को मुक्त कर दिया गया। आप समझिए, दास मुक्ति का अभियान वहां पे छोड़ दिया गया। अब क्या हुआ? जब सारे दास मुक्त कर दिए गए, जो बोअर लोग थे, यहाँ पे बोअर कृषक थे, एक तरीके से सामंतों की भूमिका में थे। उनकी निर्भरता कहां पे थी? उनकी निर्भरता किसके ऊपर थी? कृषक, जो दासों के ऊपर। क्योंकि भाई अगर मान लीजिए बोअर लोग क्या है, कृषक हैं, सामंत हैं, अगर उनको अपने यहाँ उत्पादन करवाना तो जबरदस्ती दासों से करवा रहे थे। लेकिन जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1838 में दास मुक्त कर दिए, दास मुक्ति का अभियान छेड़ दिया, दास मुक्ति का पक्ष ले आ दिया, तो 1838 में अब यहां मामला हो गया गड़बड़। जो बोअर कृषक थे, अब बोअर कृषक मजबूरी में, जहां पे जो एरिया इनके अंतर्गत आता था, ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत जो एरिया आता था, उसको छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। क्योंकि बोअर की निर्भरता दासों पर थी, क्योंकि दास नहीं तो कृषक किसी भूमि को करेगा कौन? उसमें वो काले लोग तो ही तो वहां खेती वेती करवाते थे, और अंग्रेज आके कह रहे हैं हमारे इस क्षेत्र पे दास मुक्ति का हो। अब उन लोगों ने क्या किया, कहा एक तो बड़ा गड़बड़ हो गया। तो बोअर लोग क्या किए अफ्रीका में, अब क्या किए, ये अफ्रीका देख रहे हैं, अफ्रीका में केप जो रीजन था इससे उत्तर की तरफ बढ़ने लगे कि हम चलने अब नया रीजन अपना बनाएंगे, वहां के लोग हैं उनको दास बना के उनका काम अपना करेंगे, या हम अपना शासन स्थापित करेंगे। क्योंकि ब्रिटिश के अगेंस्ट तो डच लड़ नहीं सकते थे जो लोग थे, तो उन्होंने कहा कि हम अफ्रीका में उत्तर की तरफ थोड़ा बढ़ रहे हैं। उत्तर की तरफ फिर वो बढ़ना शुरू किए। सब चीजें भी कंफर्म होगा। 1848 हमने क्या कहा, 38 के बाद अब बोअर लोग अपना मूल स्थान छोड़कर उत्तर की तरफ बढ़ना शुरू किए कि चलते हैं, नया एरिया खोजते हैं, नए एरिया में अपना चीजों करेंगे, अपनी सरकार बनाते हैं, अपने अकॉर्डिंग वहां व्यवस्था हम चलाएंगे। अब बात हुआ 1838 से 1848 का समय, देखते चलिए। 1838 से कोई क्वेश्चन बचेगा नहीं आप लोग का। 1848 का जो समय आता है बच्चों, 1838 से 48 का समय आता है। बोअर लोगों ने, जो बोअर कृषक, बोअर मतलब जब कहेंगे तो डच समझिएगा, जो डच कृषक लोग थे, इन लोगों ने क्या किया, 1838 से 1848 के बीच दो स्थान का जाते हैं जिसका नाम ट्रांसवाल और नटाल, आप सुनेंगे।
अफ्रीका में दो स्थान है, ट्रांसवाल और नटाल। अधिकतर नटाल वही वहां पे जहां गांधी जी के साथ भी जो चीजें हुई हैं, तो आप लोग उसको जान रहे हैं। तो ट्रांसवाल और नटाल दो फ्री स्टेट इन्होंने बनाया। कौन कौन सा? ट्रांसवाल, आप लोग बिल्कुल समझते चलिएगा, ट्रांसवाल और नटाल ये दो फ्री स्टेट, मतलब ब्रिटिश उससे बाहर दो फ्री स्टेट बना लिया। और दो फ्री स्टेट बनाने के बाद, सॉरी, ट्रांसवाल और ऑरेंज था, एक मिनट, ट्रांसवाल और ऑरेंज को, वहां दो नाम है, ऑरेंज नदी भी है, आप लोग पता है कि नहीं? वहां पे ट्रांसवाल और ऑरेंज दो स्थान था, जिसको फ्री स्टेट इन्होंने बना दिया, ठीक है। और उसके बाद क्या किया, इसको यहां पे अपनी गणतंत्र सरकार स्थापित कर दी। इन बोअर लोगों ने अपनी गणतंत्र सरकार स्थापित कर दी। बोअर लोगों ने, कोई दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए। बोअर लोगों ने यहां पे क्या हुई, गणतंत्र की सरकार स्थापित कर दी, गणतंत्र सरकार स्थापित कर दी अपनी। अब मामला क्या हुआ, इसके पूरब में, ट्रांसवाल ऑरेंज के पूरब में ही एक स्थान था नटाल, जिसका नाम नटाल बता रहे हैं। नटाल में भी इन्होंने अपना स्थान, अपना उसको भी अपने क्षेत्र के अंतर्गत मिला लिया। तो अब इनके पास कौन कौन सा क्षेत्र हो गया? ट्रांसवाल, ऑरेंज और नटाल, तीन इनका हो गया, जो इनके फ्री स्टेट के रूप में थे, ठीक है। लेकिन बच्चों एक घटना घटित होती है, क्या? ब्रिटिश के लिए कोई दिक्कत नहीं थी। ब्रिटिश को तो केप ऑफ गुड होप तब इनको ये मिल ही गया था, इनको यहां पे व्यापार स्थान मिला था, यहां पे इनको मेन तो इनका एशिया में केंद्र था। लेकिन तब तक पता लगा, जो इनका जो क्षेत्र है, बोअर वाला जो क्षेत्र, जो इनका कब्जे वाला क्षेत्र है, यहां हीरे की खानें हैं। और जब हीरे की खान पता लगती है ब्रिटिश को, तो ब्रिटिश कहते हैं भाई अब तुम्हारे घर तक तुमको फिर पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि तुमने हीरे की खान अच्छी ढूंढी है। अब वो क्या करेंगे, इधर ब्रिटेन अपना क्या करेगा, बढ़ना शुरू कर देगा। अब आता है समय काल 1899 से 1902 के बीच, ध्यान रखिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। 48 तक बोअर लोगों ने 3 स्टेट अपना बना लिया था, 48 तक। ध्यान रखिए, सब कुछ कहानी के लिए देखिए। यहां पे जो नटाल और ट्रांसवाल का जो क्षेत्र है, यहां पे हीरे की खानें पाई गई। अब हीरे की खान जब पाई गई, अभी नहीं, अभी तो ये डेवलप हो रहे हैं, लगभग 48 से लेके 1899 तक, तब तक अपना काम कर रहे थे। लेकिन जब यहां खान पाई गई, यहां से लाभ होना शुरू हुआ, तब क्या हुआ, तब ब्रिटिश की निगाहें इन क्षेत्रों पे आ गई। और जब ब्रिटिश की निगाह इन क्षेत्रों पे आ गई, तो 1899 का जो समय था बच्चों, 1899 से 1902, ब्रिटिश ने इनके ऊपर हमला बोल दिया, बोअर क्षेत्र पर। ब्रिटिश ने बोअर क्षेत्र पर हमला बोल दिया। इसको आप ब्रिटिश इतिहास, इसको अफ्रीकन इतिहास में बोअर युद्ध के नाम से भी आप जानते हैं। इसे बोअर युद्ध के नाम से भी आप लोग जानते हैं। बोअर युद्ध होता है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं यहां तक आपको। तब जब उनको पता लगा कि उन क्षेत्रों में जहां पे ये लोग गए हैं, इन क्षेत्रों में जो फ्री स्टेट बनाए हैं, यहां पे हीरे की खानें पाई जाती हैं, हीरे की खानों को अपने अंदर लेने के लिए ब्रिटिश ने इन बोअर के ऊपर हमला बोल दिया और अपने अंदर उसको मिला लिया। बोअर युद्ध में ब्रिटिश कब्जे में आ गया, ब्रिटिश जीत गए। ये जो बोअर का युद्ध हुआ, इसमें ब्रिटिश विजयी हुए, और ब्रिटिश विजयी होने के बाद इसको कब्जे में लिया, क्षेत्र को कब्जे में ले लिया। कोई दिक्कत नहीं यहां तक आपको, क्षेत्र को कब्जे में ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। यहां चीजें आगे बढ़ती हैं जब इस क्षेत्र को कब्जे में लेते हैं। अब इनका मामला क्या था कि भाई बोअर लोग हैं तो गोरे गोरे की लड़ाई हो रही है, काले गोरे के बीच तो भेद है, बट गोरे के बीच तो भेद नहीं है। इनको लगा कि भाई डच ये लोग तो हैं गोरे, अपने यूरोपीय देश हैं, इनको बहुत ज्यादा क्या हो गया, ये लोग बहुत परेशान हो गए हैं, ठीक है। और ये लोग, इन लोगों को ऑलरेडी हमसे गुस्सा है, तो इनकी सद्भावना प्राप्त किया जाए। तो बोअर युद्ध में विजय पाने के बाद हीरे की खान उन पर इनका नियंत्रण हो गया, तो उनकी सद्भावना प्राप्त करने का प्रयास किए, ठीक है। तो इन्होंने जब सद्भावना प्राप्त करने का प्रयास किया, तो क्या करेंगे कि कैसे सद्भावना प्राप्त करें इनकी, बोअर लोगों की। तो इसका मतलब बोअर लोग अपना क्षेत्र छोड़कर गए क्यों थे ट्रांसवाल, और वहां पे क्यों गए थे? इसीलिए गए थे क्योंकि भाई वहां पे दास मुक्ति का अभियान तुमने चला दिया था। वो लोग कृषक थे, दासों को तुमने इतना अधिकार दे दिया, और उनको मतलब एक तरीके से अफ्रीकी लोगों को इतना अधिकार दे दिया, इसलिए वो लोग चले गए थे छोड़ के। तो उन लोगों को संतुष्ट करने के लिए इन्होंने क्या किया कि अफ्रीकी लोगों के अधिकारों को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया।
ब्रिटेन के कब्जे वाला जो क्षेत्र था, अब अफ्रीका के मूल निवासी थे उनके अधिकारों को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया और बोअर लोगों को संरक्षण देना शुरू कर दिया। आप समझे कि नहीं? क्योंकि अभी तक मामला क्या था, अभी तक केप अब ब्रिटेन के कब्जे में कौन कौन आ गया था? ब्रिटेन के कब्जे में कौन कौन आ गया? ब्रिटेन के कब्जे में देखिए, समझते चलिएगा बच्चों, पहले आ गया आपका केप प्लस ट्रांसवाल प्लस ऑरेंज प्लस नटाल, ये पूरा इनके कब्जे में आ गया। कोई दिक्कत यहां तक आपको? ठीक है, ये जो ऑरेंज ट्रांसवाल, ऑरेंज फ्री स्टेट था, नटाल था, केप था, अब इनके कब्जे में आ गया। ये 1910 का ब्रिटेन की स्थिति है, 1910 में ब्रिटेन की स्थिति है। कहानी बिल्कुल क्लियर रखिए, क्रिस्टल क्लियर, इतने क्रिस्टल क्लियर तरीके पे आपको कहीं मिलेगा नहीं है, बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि किताबों में सीधे गांधी जी आ जाते हैं। कंफ्यूजन तो जब पहली बार हमने देखा, हमने कहा गांधी जी यहां कहां से आ गए, गांधी जी की जरूरत कहां पे पड़ गई। एक मामला चल रहा था इन दोनों के बीच का, तो आप यहीं पे कहानी समझिए। 1910 तक इनकी स्थिति आ गई। अब आते हैं, इन पहले इस क्षेत्र से भगाया था बोअर को, इन क्षेत्रों से बोअर को मतलब बोअर की स्थिति नाजुक कर दिया, हरा के सारे क्षेत्र इन पे छीन लिया। लेकिन बात आता है कि भाई बोअर तो हैं गोरे, क्योंकि बोअर तो डच कृषक हैं और डच कृषक मतलब गोरे लोग हैं, तो गोरे लोग हैं तो उनको संतुष्ट करना है। क्योंकि गोरों के बीच में जो हमने पॉपुलेशन का परसेंटेज लिखा है, आप देखिए 60%, उनकी संख्या भी ज्यादा है ब्रिटिश से, तो उनको संतुष्ट करके अपने साथ मिलाए रखना जरूरी है। अब मिला के रूप में चल सकते हैं, गोरे और काले के भेद के रूप में। तब उन्होंने क्या किया, 1902 के बाद जब इस चारों क्षेत्रों पे कब्जा करने के बाद वहां के जो मूल निवासी अफ्रीकी लोग थे उनके अधिकारों को नजरअंदाज करना बच्चों शुरू कर दिया। अफ्रीकी लोगों के अधिकारों को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। अपार्थाइड की नीति तो उन्होंने आगे शुरू की थी, 1948 से शुरू की थी, लेकिन एक तरीके से उनकी सारी नीतियां उनके खिलाफ भेदभाव की नीति उन्होंने बहुत पहले से शुरू कर दी। 1948 में कानून बना के शुरू कर दिया था, उसके पहले सारे भेदभाव शुरू हो चुके थे। और जब भेदभाव होना शुरू हो गया, काले लोगों को सफर करना नहीं, फर्स्ट श्रेणी में सफर करने से रोक दिया गया, उनको क्षेत्र से अलग रहने के लिए कह दिया गया। उस समय चीजें चल रही थी। वहां अफ्रीका जाते हैं गांधी जी, और गांधी जी के साथ जब घटना होती है तो गांधी जी 1910 के आसपास की जो घटना होती है, नटाल से लेकर हर एक जगह नटाल समिति और ये सब बनाते हैं। और गांधी जी उन अधिकार, जो एक तरीके से अफ्रीकी लोगों के अधिकारों की अवहेलना शुरू हुई थी, जो अफ्रीकी लोग थे बच्चों, अफ्रीकी लोगों की क्या होगा भाई, अफ्रीकी लोगों के अधिकारों की अवहेलना, अधिकारों की अवहेलना क्यों? बोअरों को संतुष्ट करने के लिए, बोअर लोगों की सदिच्छा प्राप्त करने के लिए, की सदिच्छा प्राप्त करने के लिए। कोई दिक्कत नहीं यहां पे। अब जो ये अफ्रीकी लोगों की अवहेलना हो रही बच्चों, इनके अधिकारों की अवहेलना हो रही, इन्हीं के अधिकारों को दिलाने के लिए गांधी जी आते हैं। गांधी जी यहां मूवमेंट चलाते हैं, और भी वहां के नेताओं के साथ मिलकर गांधी जी वहां पे मूवमेंट चलाते हैं। गांधी जी का जो मूवमेंट है ये इसी 1910 के आसपास इसीलिए चल रहा है बच्चों। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। ठीक है, अब बात आती है 1910 तक, कोई दिक्कत आपको। अब आप बात आती है 1912 की। 1912 में क्या होता है, एक वहां समिति बनती है, हार्टोग समिति। 1912 में हार्टोग समिति बनाई जाती है। हार्टोग समिति की वहां पे स्थापना होती है, और हार्टोग के अंतर्गत क्या हुआ, इन्होंने क्या किया था, एक हार्टोग के अंतर्गत हार्टोग समिति बनी, और हार्टोग के अंतर्गत ही एक नेशनल पार्टी का गठन किया गया।
नेशनल पार्टी का गठन किया गया, इन्हीं की इसी समिति के अंतर्गत नेशनल पार्टी गठन हुआ, हार्टोग के अंतर्गत ही। अब 1912 में इसमें कौन लोग शामिल थे? उग्र बोअल लोग थे। इनका मुख्य उद्देश्य क्या था? एक तो बोरों का इनका उद्देश्य क्या था? जो बोअल लोग थे, जो बोअल लोगों के अधिकारों की रक्षा करना उनका, और दूसरा उनका था कि श्वेतों की शुद्धता बनाए रखना। वो लोग कहते थे श्वेत और अश्वेतों के बीच का भेदभाव होते रहना चाहिए। हम लोग एक शुद्ध नस्ल के लोग हैं, तो हम लोग शुद्ध नस्ल के लोग रहना चाहिए। हमारे बीच में आपस में शादी, काले और गोरे के बीच में शादी नहीं हो सकती है। उसके लिए इवन अभी हम बताएंगे, अपार्थाइड नीति इतनी ज्यादा निशंस थी, जो कह सकते हैं मानवता के इतिहास में इससे ज्यादा नस्ली निशंसता की नीति नहीं कभी बनी थी। कि क्षेत्रों में जाना है तो पहली बात तो पास लेके जाना पड़ेगा, तुमको पास बनवाना पड़ेगा, तब गोरों के क्षेत्र में तुम जा सकते हो। शादी तो प्रोहिबिटेड थी, मतलब काले लोग गोरे के बीच में शादी तो हो ही नहीं सकती थी, ठीक है ना उनका। तो अपार्थाइड मतलब अलगाव पृथक की जो नीति कहते हैं, उसी लिए चीजें आई थी। तो 1812 में यहाँ की चीजें शुरू हुई थी, ठीक है। और अश्वेतों के इसी दौरान गांधी जी का यहाँ पे मूवमेंट चला था, और 15 में गांधी जी भारत आ गए थे। लगातार चीजें चलती चलती चली जा रही थी। समय काल आता है द्वितीय विश्व युद्ध का बच्चों। द्वितीय विश्व युद्ध तक फाह मात का खेल जारी रहा, लोगों का, वहां के लोग लगातार विरोध करना, लेकिन श्वेत लोग लगातार वहां दबाव बनाए रहे, चाहे ब्रिटिश का शासन रहा और चाहे डच और बोअर मिलकर आपस में, इन लोगों ने एक तरीके से वहां पे, अब मामला वहां डच और ब्रिटिश के बीच विभेद का नहीं रह गया था, क्योंकि उन लोगों को संतुष्ट ब्रिटिश ने कर दिया था 1910 में, ठीक है। अब मामला वहां पे चीजें आगे बढ़ती रहती हैं बच्चों। बढ़ते समय काल आता है 1946 का, और 1946 का समय काल आता है। अब उसमें क्या होता है, एक समिति वहां बनती है जिसे फैगन कमीशन कहते हैं। एक आती है फैगन कमीशन। फैगन कमीशन बनता है बच्चों 1946 में, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। एक क्या बात करता है फैगन कमीशन? फैगन कमीशन जो था अश्वेतों के राइट की बात करता है, कि अश्वेतों को राइट मिलना चाहिए। अश्वेतों का जो विभेद है अश्वेतों के और गोरों और कालों के बीच में, इसको खत्म करना चाहिए बच्चों। 1946 में जब फैगन कमीशन वहां पे बन जाता है, फैगन कमीशन ने एक तरीके से अश्वेतों के राइट की बात की, तो जो वहां पे श्वेत लोग थे उनके कान खड़े हो गए। उनको लगा कि एक बार अगर अश्वेतों के हाथ में पावर आई, अश्वेतों को राइट दिया गया, तो हम चूंकि अल्पसंख्यक हैं, हमारे लिए समस्या क्रिएट हो सकती है। हमारी टोटल पॉपुलेशन मात्र 18%, ये लोग 70%, और 70% अगर मजबूत हो गए तो 18% का क्या होगा? तो अल्पसंख्यक लोग की वहां पे भावनाएं तन गई। और उसके बाद क्या हुआ, 1948 में अफ्रीकी चुनाव होता है। 1948 के अफ्रीकी चुनाव में, अफ्रीकी चुनाव होता है बच्चों 2 साल बाद। अफ्रीकी चुनाव होता है 2 साल बाद। और 1948 के अफ्रीकी चुनाव में क्या होगा बच्चों? 1948 के अफ्रीकी चुनाव में वहां पे नेशनलिस्ट पार्टी, कोई चुनाव में वोट देने का राइट अधिकतर उन्हीं लोगों को था, उन लोगों ने अपनी एक नेशनलिस्ट पार्टी के नाम से एक अपनी सरकार गठित कर ली, और वह सरकार गठित हुई प्रधानमंत्री मलान के नेतृत्व में। चुनाव और नेशनलिस्ट पार्टी की सरकार बनी। नेशनलिस्ट पार्टी की सरकार बनी, नेशनलिस्ट पार्टी की सरकार, और नेता थे उसके मलान, नेता या प्रधानमंत्री मलान बने। मलान बने, और मलान भाई साहब जब ये बन गए प्रधानमंत्री, तो इन्होंने कहा कि समय आ गया है कि अब अगर फैगन समिति ने एक बार चिंगारी लगा दी है, और फैगन समिति की चिंगारी फैलने ना पाए, इससे पहले इनको इतना दबा दो कि ये लोग दोबारा अधिकारों की मांग करने लायक ही ना रह जाएं। तब उन्होंने अपार्थाइड की नीति 1948 से शुरू किया, जिसे आप अपार्थाइड की नीति कहते हैं। अपार्थाइड, अपार्थाइड की नीति, इन्होंने अपार्थाइड की नीति लाई। एक तरीके से अश्वेतों को दबाने के लिए अपार्थाइड की नीति जारी की बच्चों। और अपार्थाइड की नीति जब इन्होंने जारी किया, इनका मानना था कि 10 कदम आगे बढ़ जाओ, अगर 1 कदम पीछे खींचना पड़े तो भी 9 कदम आगे रहेंगे। समझने का प्रयास कीजिएगा। मलान महोदय का मानना था कि फैगन कमीशन ने एक तरीके से फिर से आग जला दी है श्वेतों में, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ है, उपनिवेश मुक्ति का दौर चल रहा है, या दबाव कहीं अफ्रीका के ऊपर भी ना आ जाए। अफ्रीका के ऊपर आ जाएगा तो एक तरीके से जो गोरे की सरकार है, इस सरकार अस्थिर हो जाएगी। यहां पे अश्वेतों की सरकार बनने का खतरा था। इस प्रकार से उन्होंने चुनाव कराया और अपनी नेशनलिस्ट पार्टी की सरकार गठित की। और नेशनलिस्ट पार्टी की सरकार में मलान महोदय
प्रधानमंत्री बनते हैं और प्रधानमंत्री बनने के बाद इतना कठोर नीति लागू करते हैं कि जिसमें मांग, जिसको कह सकते हैं कि उसके एक एक जो उसमें नीतियां थी, एक एक नीति को खत्म करने के लिए आंदोलन तक करना पड़ता है। ठीक है, अब बात आती है यहां पे इनकी अपार्थाइड की नीति की। अपार्थाइड की नीति में 4-5 चीजें होती हैं। पहला एक कानून आता है मिक्स मैरिज। अपार्थाइड की नीति क्या थी पहले समझा देते हैं, तब आगे आप उसके आगे बढ़िएगा कि रंग भेद से प्रजातंत्र तक कैसे बढ़ रहे हैं। अपार्थाइड के अंतर्गत क्या था बच्चों? अपार्थाइड की नीति में क्या था? अपार्थाइड नीति में पहला था मिक्स्ड मैरिज जो नीति जो थी। ठीक है, मिक्स्ड मैरिज नीति, मिक्स्ड मैरिज नीति इनकी पहली नीति थी। ये मिक्स्ड मैरिज नीति अभी लिखाएंगे तो पहले आप समझते चलिएगा। मिक्स्ड मैरिज नीति में यही था कि एक तरीके से श्वेत पॉपुलेशन अश्वेत से शादी नहीं कर सकती थी, पहली चीज। दूसरी थी पॉपुलेशन रजिस्टर। पॉपुलेशन रजिस्टर बनाया गया था बच्चों, पॉपुलेशन रजिस्टर बनाया गया था। पॉपुलेशन रजिस्टर में क्या था कि श्वेत जनसंख्या अश्वेत जनसंख्या पृथक पृथक उनको रखना। इस पॉपुलेशन रजिस्टर का एकमात्र उद्देश्य था कि वो पता करे कहां श्वेत है कहां अश्वेत, अश्वेत एक जगह रहे, श्वेत अलग रहे। श्वेतों और अश्वेतों को अलगाव करने की नीति ये थी पॉपुलेशन रजिस्टर की। तीसरा था ग्रुप एरिया एक्ट। ठीक है, ग्रुप एरिया एक्ट। ग्रुप एरिया एक्ट जो था बच्चों, इसका मतलब क्या था? इस पॉपुलेशन रजिस्टर पे जब पता लग जाए गोरे और काले, ब्लैक एंड व्हाइट पता लग जाए, तो इनको अलग अलग बसाने का कि ब्लैक यहां पे रहेंगे और व्हाइट यहां पे रहेंगे। ब्लैक और व्हाइट को अलग अलग रखने के लिए ग्रुप एरिया एक्ट लेके आए कि अब ब्लैक लोग इस एरिया में रहेंगे, व्हाइट लोग इस एरिया में रहेंगे। ब्लैक लोगों को व्हाइट के एरिया में जाने के लिए रोकने के लिए अब यहां पे लेके आएंगे नेटिव लैंड एक्ट। ठीक है, नेटिव लैंड एक्ट मतलब, सॉरी पहले ए वाला एक्ट लिख लीजिए जो उनको अलग रखने के लिए थे, पास लॉ। चौथा क्या था? पास लॉ। पास लॉ, पास लॉ क्या था कि जो अलग अलग क्षेत्र है, अगर ब्लैक को व्हाइट में जाना है तो उनको पास रखना पड़ेगा अपने पास, तभी उनको जाने की छूट मिलेगी। अगर मतलब समझ सकते हैं कि अपने पास एक जेब में मेट्रो कार्ड की तरह एक पास कार्ड भी रखना पड़ेगा। ठीक है ना, कि आप अगर जाना है एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में तो फिर पता लगा उसको पास दिखाना पड़ेगा कि हम ब्लैक हैं, हमको छूट मिली है इतने समय के लिए यहाँ पे आने की। तो पास ला लेके ये लोग आ रहे हैं। आप सोच सकते हैं कितनी निसंसता कर रहा। और सबसे लास्ट में नेटिव मैरिज एक्ट लेके आए हुए हैं, नेटिव लैंड एक्ट लेके आए हुए हैं, नेटिव लैंड एक्ट लेके आए हैं। इसका मतलब क्या था? नेटिव लैंड एक्ट के मतलब अगर इनकी पॉपुलेशन 70% जनसंख्या को 13% भूभाग निर्धारित कर दिया गया कि तुम्हारी पॉपुलेशन भले 17% है लेकिन तुम इस 13% भूभाग पे ही रह सकते हो। तो 70% को क्या किया गया? 13% भूभाग निर्धारित कर दिया गया। 13% भूभाग निर्धारित कर दिया गया। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। यही अपार्थाइड नीति थी बच्चों। अपार्थाइड नीति से किसी को समस्या? मलान की अपार्थाइड नीति जो लागू की गई, नहीं दिक्कत, सब समझ जाएंगे। पांचों को कितने निसंसता वाला? एक तो पहली बात तो उनकी मानवाधिकार को हनन कर दिए, निर्णय नहीं ले सकते हैं। पॉपुलेशन रजिस्टर के तहत तुमने बंटवारा करने का काम किया, एक तरीके से तुमने जनगणना कराई। जनगणना का आधार देश में नस्ली विभाजन का था। फिर तुमने ग्रुप एरिया एक्ट ले आया कि दोनों पॉपुलेशन को अलग अलग बसा दिया। कि फिर उसके बाद आपने पास लॉ लेके आए कि एक क्षेत्र से ब्लैक को व्हाइट में जाना तो पास रखना पड़ेगा उसे, तभी वहां एंट्री होगी, नहीं तो उनकी एंट्री नहीं होगी। तीसरा, नेटिव लैंड एक्ट के तहत तुमने यहाँ के मूल निवासियों का लैंड निर्धारित कर दिया, यही 13% भूभाग में ही तुम्हें बसने की छूट है। किसी को यहां तक कोई दिक्कत अपार्थाइड नीति में? नहीं, वही उनको पता था कि 70% पॉपुलेशन के लिए 13% एरिया निर्धारित कर दिया गया कि इसी एरिया में तुम लोग अपना बसो, इसी एरिया में तुम रहो, क्योंकि उनका मानना था कि सेफ नस्ल वालों के लिए जमीन भी ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, अपार्थाइड नीति में कोई दिक्कत नहीं। हाँ, फैगन कमीशन बना था जिसने एक तरीके से कुछ समय के लिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक तरीके से बताया कि अश्वेतों के अधिकारों की बात कर दिया उसने, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया एक दूसरी मनोदशा से गुजर रही थी। तो इस समय वहां भी जो मनोदशा आई थी उसमें ही आया, फैगन कमीशन बनाया। और फैगन कमीशन ने कहा भाई श्वेतों के राइट को जो है, सॉरी अश्वेतों के राइट और अश्वेतों के जो है उनका जो उनका हक है वो मिलना चाहिए, अधिकार। ठीक है ना, उनके अधिकारों की बात कर दिया।
श्वेत, जब हम कह रहे हैं कि 70% को 13% भूभाग दिया जाए तो 70% अश्वेत लोग थे। फैगन कमीशन ने यही कहा ना कि भाई 70% अश्वेत हैं और 13 और मात्र तुम 18% हो, इस आधार पे भी अश्वेतों का राइट ज्यादा बनता है, क्योंकि बड़ी पॉपुलेशन है, ज्यादा पॉपुलेशन है, उनको जमीन ज्यादा बनता है तो चीजें ज्यादा बनती हैं। कुछ कह रहे हैं क्या आप? ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? आगे बढ़े हम लोग। अब आता है इनके समय के बाद आता, कल एक नेता का नाम बताया था, लूथली का नाम। हमने कहा था जो गांधीवादी उस विचार में बड़े प्रभावित थे। अब ये जो नीति आएगी कोई ना कोई तो विरोध करने के लिए आएगा। शुरुआत करते हैं लूथली महोदय, ठीक है ना, अल्बर्ट लूथली उनका नाम था। कॉमनवेल्थ के बाद लगातार दबाव बनना शुरू हो गया, क्योंकि कॉमनवेल्थ में एक तरीके से अब भारत भी स्वतंत्र हो चुका था, तो भारत और तो कई जो कॉमनवेल्थ के जो देश थे अब लगातार दबाव बनाने लगे ब्रिटेन पे कि भाई ये सब हो क्या रहा है अफ्रीका में। तो कॉमनवेल्थ का दबाव जब बन रहा था और कॉमनवेल्थ का बढ़ता दबाव कि कम हो, तो यहां उन्होंने नीतियां और टाइट कर दी। आप ये बताइए कि एक तरीके से जब उपनिवेश मुक्ति, कल मैंने आपको बढ़ाया, हमने कहा उपनिवेश मुक्ति के दौर में अश्वेत उपनिवेश स्वतंत्र होने लगे, यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं। अश्वेत उपनिवेश स्वतंत्र होने लगे और कॉमनवेल्थ बनाया किसने था? ब्रिटेन ने। तो कॉमनवेल्थ में अगर ये अश्वेत देश हैं और अश्वेत देश कल को क्या करेंगे? कॉमनवेल्थ की मीटिंग होगी तो उसमें दबाव बनाएंगे कि भाई तुमको स्वतंत्र करो। तो उसने कहा कि भाई स्वतंत्रता की बात तो बहुत दूर की बात है, तुम पहले कानून ही इतना टाइट कर दो कि कल को अगर ये जो अश्वेत देश कोई बात करें तो इन कानूनों को हल्का करने की बात करें। तो अगर हम 10 इतने कठोर कानून बनाएंगे, ये लोग ज्यादा दबाव बनाएंगे, तो 2 कानून हल्का करके 8 कठोर कानून बनाए रखेंगे। यही मलान की नीति थी, यही अपार्थाइड की नीति थी मलान की। इसलिए मलान ने अपार्थाइड नीति के तहत जितना कठोरता दिखा सकता था दिखाया। लेकिन बच्चों तब तक आता है 1952 का समय। 1948 पे चीजें आगे चल रही हैं। समय काल आता है 1952 का, 1952 का समय काल आता है। इस समय काल था अल्बर्ट लूथली का। अल्बर्ट लूथली जिन्होंने अपने बायोग्राफी में गांधी जी के नियमों, गांधी जी के आदर्शों, गांधी जी की बातों को आप उल्लेख किया है कि वो गांधी जी से बहुत प्रभावित थे। अल्बर्ट लूथली महोदय, अभी नेल्सन मंडेला को नहीं आई है, अभी अल्बर्ट लूथली महोदय को कहिए। अल्बर्ट लूथली महोदय शुरुआत में क्या करते हैं? अल्बर्ट लूथली महोदय गांधी जी, गांधीयन विचार, गांधी चीजों से प्रेरित रहते हैं। 1952 में कहानी आगे बढ़ती है बच्चों, लेकिन समय काल 1969 तक आते आते पहले तो उनको गिरफ्तार किया जाता है। इनके खिलाफ अहिंसात्मक आंदोलन कर रहे थे, वहां की मलान की सरकार ने इनके खिलाफ हिंसात्मक रूप अपनाया। अहिंसात्मक सरकार के खिलाफ हिंसात्मक रूप अपना के क्या किया? मलान की सरकार ने अल्बर्ट लूथली को क्या किया? गिरफ्तार करवा लिया। और गिरफ्तार करवाने के बाद 1969 तक आते आते पता लगा कि अल्बर्ट लूथली की जो है जेल में संदिग्ध अवस्था में मृत्यु हो गई। कुल मिला के जेल के अंदर ही उनको मार दिया, जेल के अंदर मार दिया। फिर आते हैं नेल्सन मंडेला का समय काल। कहा जाता है कि अल्बर्ट लूथली फिर नेल्सन मंडेला मिले हुए थे, उनके विचार में प्रेरित थे, बट नेल्सन मंडेला अल्बर्ट लूथली के प्रयासों के तरीकों से खुश नहीं थे, क्योंकि शुरुआती नेल्सन मंडेला हिंसात्मक प्रवृत्ति के मतलब वो चाहते थे कि ये लोग आराम से अहिंसा से बात नहीं मानेंगे, इनको हिंसा से ही बात मनवाना उचित है। तो एक बार नेल्सन मंडेला का वह चेहरा भी था शुरुआती दौर में, जब उन्होंने क्या किया, जब वो चाहते थे कि जो अफ्रीकन क्रांति का जो तरीका हो वो पूरी तरह गांधीयन अहिंसावादी ना हो, परंतु जब वो जेल में जाते हैं, जेल में बंद होते हैं, जेल के अंदर वो गांधी जी को पढ़ते हैं, गांधी जी के विचारों को देखते हैं, पूरे भारत के उसको समझते हैं, तब वो गांधी के विचारों से काफी प्रभावित हो जाते हैं। और नेल्सन मंडेला ने जब फ्री होते हैं, जब नेल्सन मंडेला अहिंसात्मक रूप से अपनी चीजों को आगे बढ़ाना शुरू करते हैं बच्चों, दौर आता है दबाव जो है बनाने का, लगातार अहिंसात्मक उससे लगातार गांधीयन विचारों से, गांधीयन तरीकों से, मूवमेंट से अफ्रीकी जनता जुड़ने लगती है। और 1985 में वहां पे आते आते वहां पे कानून पास ला था, कुछ कानूनों को वहां पे समाप्त किया गया, हल्का किया गया। और 1989 में अंतरराष्ट्रीय दबाव के चलते जो है एक तरीके से जो है वहां पे स्वतंत्र चुनाव कराने की घोषणा की गई, और स्वतंत्र चुनाव कराने की घोषणा की गई। और समय काल आता है 1994 का, और 1994 में नेल्सन मंडेला की सरकार, नेल्सन मंडेला की जो पार्टी थी, उस पार्टी का जो नेल्सन मंडेला की जो पार्टी थी ANC जो थी, इनकी पार्टी का नाम ANC था। ANC जो इनकी पार्टी थी 2/3 बहुमत के साथ सत्ता में आ जाती है, मतलब अश्वेत की सरकार बन गई जब वहां कानून हुआ। 1994 में जब अश्वेत की सरकार बनी तो यह कहानी जो लगभग 1652 से शुरू हुई थी, 1652 से रंग भेद की जो अंतर शुरू होना, उनके एंट्री से जो अंतर शुरू हुआ था, वह रंग भेद
1994 में आके प्रजातंत्र में बदल गया। और प्रजातंत्र में बदलने के बाद यहाँ पे बड़ी बात क्या हुई, एएनसी की पार्टी तो सरकार गठित तो हुई, लेकिन एएनसी ने क्या किया, एएनसी की जो नेशनलिस्ट पार्टी थी उन्होंने क्या किया, एएनसी की जो पार्टी थी उन्होंने कहा नेल्सन मंडेला ने कि हम एक काम कीजिए, हमारी 2/3 बहुमत हमारा जरूर आया है, लेकिन हम चाहेंगे कि जितनी भी पार्टियां अफ्रीका में हैं वो नेशनलिस्ट पार्टी जो मलान की पार्टी है, जो हमारी एएनसी पार्टी है, और एक पार्टी और वहां पे थी इनकम जो है इनकथा पार्टी, तो इनकथा पार्टी को लेके उन्होंने कहा कि एक मिलीजुली सरकार बनाएंगे। और वहां के राष्ट्रपति अश्वेत राष्ट्रपति मंडेला पहले अश्वेत राष्ट्रपति के रूप में वहां शपथ ग्रहण करते हैं बच्चों। और नेल्सन मंडेला ने दुनिया के इतिहास से सीखा था, इसलिए जो सरकार बनी वो एएनसी की बनी, प्लस इनकथा जो दूसरी पार्टी थी नेशनलिस्ट पार्टी और जो तीसरी पार्टी थी वो इनकथा पार्टी करके वहां पे कोई पार्टी थी। ये 3 पार्टियों की मिलीजुली सरकार बनती है और दुनिया के सामने एक अनमोल उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि जो पार्टी 2/3 बहुमत से जीती हो वो मिलीजुली सरकार बनाकर अफ्रीका के विकास को वास्तविक प्रजातंत्र की तरफ ले जाने में नेल्सन मंडेला का योगदान था। इसीलिए नेल्सन मंडेला को दुनिया में क्या कहा गया, शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। लेकिन शांति का नोबेल पुरस्कार केवल एक मिलीजुली सरकार बनाने के लिए ही नहीं दिया गया था बच्चों। नेल्सन मंडेला के बारे में जानिए, नेल्सन मंडेला महोदय का क्या क्या थे उन्होंने। एक तो उनके खिलाफ श्वेत लोगों ने कितना ब्रूटल तरीका अपनाया था, उनको जेल में डाला, प्रताड़ना दिया। बाद में जब इनकी सरकार बनती है तो कहा गया कि श्वेत लोगों के साथ क्या किया जाए, जो श्वेत लोग इसके लिए जिम्मेदार रहे हैं, जो श्वेत लोगों ने अश्वेतों के ऊपर वो किया है, उनको क्या किया जाए। तो उन्होंने कहा आंख के बदले आंख और हाथ के बदले हाथ, आंख के पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी, इसलिए इनको माफ कर किया जाए। अगर रही बात इनको इसकी सजा की बात है तो इनकी सजा इतनी ही होगी कि सामने आए जितने लोग इसमें दोषी करार पाए गए हैं और सामने आकर केवल एक ही बात कहें। इधर ध्यान दीजिए, बहुत बड़ी बात है, आप लोग 1 मिनट या 1 सेकंड के लिए भी इधर उधर मत होया करिए। जो चीज बता रहे हैं वो आपके लिखने में काम आएगी कहीं ना कहीं। नेल्सन मंडेला साहब ने कहा कि इसकी सजा इनकी इतनी होनी चाहिए कि ये लोग सामने आकर यही कहें कि हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दिया जाए। बस माफी मांग के चले जाएं, इनकी सजा इतनी है, माफी मांगना इनकी सजा है। और मिलजुल कर हम लोग एक नए अफ्रीका का निर्माण करेंगे। और नेल्सन मंडेला का जो यह विचार था वो दुनिया के सामने एक उदाहरण बनकर सामने आया कि एक व्यक्ति जो प्रताड़ना के बाद भी माफ करने की बात करता है, व्यक्ति महान ऐसे ही बनता है। कहते हैं महानता के लिए सबसे पहले सद्गुण के साथ साथ उसके अंदर दूसरे को माफ करने की क्षमता का गुण भी आना बहुत जरूरी है। तो नेल्सन मंडेला उस उदाहरण प्रस्तुत करते हैं और दुनिया के सामने, पूरे विश्व के सामने वास्तविक रूप से शांति के नोबेल पुरस्कार पाने के पूरे हकदार बनते हैं ये यहाँ पे। और नेल्सन मंडेला को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अभी उनकी मृत्यु जब हुई थी, उनकी मृत्यु का वो मामला मैटर हुआ था, तो आप जहाँ पे बराक ओबामा साहब जाके थोड़ा सा इंजॉय मूवमेंट में थे, तो उसमें आपने देखा होगा उनकी उसमें बड़ी उनकी अजियत भी हुई थी। कोई किसी देश के महिला राष्ट्रपति के पास तो थोड़ा सा हंस रहे थे, उस समय उनके श्रद्धांजलि उसमें बैठे हुए थे। ये कहा गया किसी महान व्यक्ति की श्रद्धांजलि में अगर जाओ तो वहां उपहास उड़ाने तो मत जाओ, ठीक है ना। बराक ओबामा साहब को बड़ा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर। तो बच्चों यहाँ तक कहानी अफ्रीका के जो है रंग भेद से जो प्रजातंत्र तक की जो कहानी थी, सभी बच्चों को स्टेप बाय स्टेप क्रिस्टल क्लियर हो गया। हर एक चीजें कोई पूछेगा तो आप बता सकते हैं। हम आपसे यही आशा करते हैं कि अफ्रीका का जब कभी आ जाए, अफ्रीका का दक्षिण अफ्रीका का रंग भेद से प्रजातंत्र तक की यात्रा का कोई क्वेश्चन अगर आ जाए, आपका क्वेश्चन अधूरा नहीं रहना चाहिए। स्टेप बाय स्टेप कहाँ कब क्या हो रहा है वो कहानी का पूरा लिंकअप जुड़ा होना चाहिए। अपार्थाइड नीति क्या थी, क्यों लाई गई, मलान साहब ने एकाएक इतनी कठोर नीति क्यों लेके आ रहे हैं। बाद में अल्बर्ट लुथली साहब जो कि गांधी जी पे प्रेरित थे, नेल्सन मंडेला साहब जो कि गांधी जी पे प्रेरित थे, इन दोनों का क्या मंतव्य था, बाद में चीजें किस प्रकार से बदली, नेल्सन मंडेला का विचार किस प्रकार से बदल रहा है, दुनिया से क्या सीख ले रहे हैं। एक सीख और बच्चों, 1937 में भारत से अगर इसको हम जोड़ते हैं, 1937 में पहली जो सरकार बनी यहाँ पे कांग्रेस की, जो सरकार आप लोग पढ़ते हैं 1937 में कितने महीने की सरकार बनी थी वो सरकार। चलिए अब आप लोग उसको करिएगा, नेल्सन मंडेला उसमें हुआ था, आप लोग इतना तो कम से कम याद करके बैठा करिए। यहाँ पे हमने कहा जो वहां पे सरकार इसकी बनी थी, सरकार बनने के बाद कहा यह जाता है कि शायद भारत का विभाजन होता ही ना। नेहरू जी ने ये सीख बहुत बाद में लिया था। नेहरू जी ने क्या किया कि जब बाद में सरकार बन गई, इनका बहुमत आ गया जहां जहां, वहां पे उसको साथ लिए ही नहीं जो है मुस्लिम लीग को। और मुस्लिम लीग को जब साथ इन्होंने लिया नहीं तो मुस्लिम लीग को समझ में आ गया कि कांग्रेस के साथ चलना और कांग्रेस के साथ सरकार बनाना कोई मतलब आगे फायदे का सौदा नहीं है।
उसके बाद फिर मुस्लिम लीग के जो विचार थे, मुस्लिम लीग की जो मांगे थी और कठोर हो गई थी। इसीलिए जब कांग्रेस की स्वतंत्रता के बाद पहली सरकार बनी तो उसमें नेहरू जी ने कहा था कि 1937 के चुनाव से हमने सीख लिया है। 1937 के भारत के जो पहली बार हमको चुनाव लड़ने का मौका उस तरह मिला हुआ था, उससे हमने सीख यही लिया है, सबकी मिलीजुली सरकार बनाते हैं, जो हार भी गए हैं उनको भी शामिल करते हैं, क्योंकि राष्ट्र निर्माण का शुरुआत है और राष्ट्र निर्माण की शुरुआत में हमें सभी का योगदान चाहिए। इसलिए उसमें अम्बेडकर जी भी शामिल किए, बाद में कम्युनिस्ट पार्टी वाले भी शामिल, मतलब एक तरीके से वो मिलीजुली सरकार, भले पूर्ण बहुमत कांग्रेस का आया लेकिन मिलीजुली सरकार बनाई गई थी। और इसी की सीख लेते हुए नेल्सन मंडेला ने कहा, हमने कहा नहीं इतिहास सिखाता है, नेल्सन मंडेला महोदय ने भी इसकी सीख लिया था और अपने के यहाँ जब उनको पूर्ण बहुमत 2/3 गवर्नमेंट आई थी, चाहते अकेले एएनपी की सरकार बनाते, लेकिन उन्होंने अपने के यहाँ क्या किया बच्चों, अपने साथ नेशनलिस्ट पार्टी और इनकथा पार्टी की सरकार एक साथ मिलकर वो बनाते हैं वहां पे। और दुनिया के, हमने कहा इतिहास से सीख लेते हैं और इतिहास से सीख हमेशा लेना चाहिए, अच्छी चीजें इतिहास सिखाता भी है, बताता भी है, बस आपका देखने का नजरिया होना चाहिए। तो इस प्रकार से दक्षिण अफ्रीका की रंग भेद से प्रजातंत्र तक की जो यात्रा थी वो पूरी होती है बच्चों, और दुनिया के सामने नेल्सन मंडेला के रूप में एक महान व्यक्तित्व का आगमन होता है और उससे पूरी दुनिया आज भी पूरी दुनिया के सामने प्रासंगिक है और पूरी दुनिया में नस्ल भेद के लिए, उससे लड़ने के लिए आज भी एक उदाहरण स्वरूप दुनिया के सामने हमेशा जब जब कभी नाम लिया जाएगा तो नेल्सन मंडेला साहब का नाम हमेशा